Yeah, I know. अभी तो बुढ़ापे ज्यादा पास है। मेरा चाइल्डहुड ऑफ कोर्स सब लोग पूछते हैं कि तुम कहाँ से, और मैं चुप हो जाती हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आता है। आई मस्ट से बचपन काफी प्रिविलेज था, आई वुडंट डिनाई दैट। तब भी एक्चुअली पढ़ती थी, जैसे ही नई स्कूल बुक्स आती थी सब पढ़ लेती थी, लेकिन उसके बाद छूती नहीं थी। तो मेरे माँ बाप कभी कभी तो कपड़ों में छुपा के ले जाती थी बाथरूम में, ताकि माँ बाप डांटे नहीं। तो मेरे पापा हमेशा बोलते थे जीके की बुक पढ़ा करो, लेकिन मैं हमेशा कॉमिक्स पढ़ना चाहती थी। तो नागराज, सुपर कमांडो ट्रूप से लेके सुपरमैन, एवरीथिंग एंड व्हाट नॉट। I was quite careless while growing up. I think that was a standard thing which all my teachers would say. कि अच्छा, वैसे स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, लेकिन बहुत केयरलेस है, ध्यान नहीं देती है पढ़ाई में ज्यादा। तो अच्छा, वो तो हमेशा से कंप्लेन करती है। I'm sorry, मैं किसी की इंस्पिरेशन नहीं हो सकती। 11th 12th was actually a bit of a struggle because फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे उतना मैं रिलेट नहीं कर पाती थी। आई वॉज वेरी गुड इन मैथ्स, इनफैक्ट लाइक कैलकुलस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, बट फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे लगता था मैं क्यों कर रही हूँ लाइफ में ये। आई नो मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे जो भी इंजीनियर्स हैं, लेकिन आई थिंक इट वाज आल्सो बिट टू डू विद just not being able to relate to those subjects. Very clear about what I wouldn't enjoy doing or which I wouldn't be good in doing. क्योंकि मुझे ना बैठ के रटना बहुत वो नहीं, मुझे नहीं लगता था। मुझे ऐसा कोई कुछ पढ़ना था जिसमें मैं ऐसे करके बैठ के कंटिन्यूसली नहीं पढ़ूं। तो वो तो डॉक्टरी में सबने बोल दिया था कि भाई बहुत पढ़ना होता है, बहुत पढ़ना होता है, बहुत रटना होता है। मैंने कहा नहीं, ये मेरे से नहीं होगा, मुझे नहीं करना। तो पापा ने तो बोल दिया बेटी इंजीनियर ही बनेगी। टप्पा लगाया। कोई एप्टीट्यूड नहीं था, बट एंड मेरा रैंक आया 68,000 पिछले साल था, अब की बार 34,000। मेरे माय फादर वॉकड आउट ऑफ द रूम, माय मदर वाज लाइक ये क्या हो गया, एंड मेरा भाई हंसने लग गया, बोला और 4-5 साल तो आधा हो के इवेंचुअली यू विल गेट देयर। भाई तो होते ही है ना वैसे। तो graduation, the one advice which I would like to give is, I don't know if it's advice or not, but just from personal experience. And numbers was something which I was like, मुझसे calculus करा लो, लेकिन मुझसे addition subtraction मत कराओ, statistics मत कराओ। अच्छा, stat नहीं। So like interest नहीं था, simple. Now my professors in IIT at that time, they were excellent guides and beautiful people also. The kind of nurturing I got there and the kind of environment that you get there, it's phenomenal. सब लोग बोलते हैं IIT क्यों नहीं अच्छा होगा, सब बेस्ट ऑफ बेस्ट लेते हैं, क्रीम लेते हैं। डिजाइन में तब उतना मुझे नॉलेज नहीं थी कि प्लेसमेंट क्या हो सकती है। To be honest, I was very clear that this is what I want to do. उसके बाद प्लेसमेंट क्या होगा वो देखा जाएगा। उस टाइम पे मतलब पार्टिसिपेशन था। हाँ, पार्टिसिपेशन इधर उधर सब जगह, वो तो बचपन से ही था, हर जगह पे हाथ उठाना है। जो आपका जो ट्रांजिशन था फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, वो कब हुआ और क्यों हुआ मतलब? मैं जब तो आपका एक डे कैसा टिपिकल रहता है कि चैलेंजिंग रहता है, एंजॉय कर रहे मतलब कैसे, मतलब थोड़ा जाना, क्योंकि जो लोगों को फाउंडर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उनके दिमाग में सवाल रहता है कि फाउंडर लोगों की लाइफ कैसी रहती है। Easy नहीं रहता, and I love to paint furniture. Weird one, but मुझे बहुत therapeutic लगता है फर्नीचर पेंट करना और खाना बनाना। अच्छा, तो चलो मैम अभी रैपिड फायर राउंड खेलते हैं थोड़ा सा। Okay. हाँ, one word that defines your journey. Phenomenal. कॉफी और चाय? चाय। Okay. If not founder, then what would you be doing? Instagram or LinkedIn? So namaste and good morning, ma'am. Oh, मैम ने हेलो। सो मैम ने जस्ट ऑस्ट्रेलिया से पॉडकास्ट ज्वाइन किया है, एंड अभी ऑस्ट्रेलिया में दोपहर के अराउंड 1:30 हो गए, 1 PM हो गए। सो गुड आफ्टरनून मैम। सो मैम, हाउ आर यू? So much fun.
having me here. थैंक यू मैम। मैम सो मैं अभी आज के इस गेस्ट के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, ब्रीफ देना चाहता हूँ। सो मैम ने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर किया है एसपीए न्यू दिल्ली से इन 2007। उसके बाद मैम ने एमडेस किया है आईडीसी आईआईटी बॉम्बे में इन 2009। पोस्ट दैट मैम ने कॉर्पोरेट लाइफ ज्वाइन की, उधर उनको 14+ कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज का वाइड वर्क एक्सपीरियंस है एंड करेंटली वो अभी फाउंडर एट डॉट इन्फिनिटी कंपनी में है। ऑल्सो मैम ने एशिया पैसिफिक रीजन डिजिटल टाइटन अवार्ड 2023 भी जीता है एंड करेंटली मैम सिडनी चैप्टर के चैप्टर लीड एट आईआईटी बॉम्बे एल्यूमिनी एसोसिएशन में भी है। तो दोस्तों बहुत कुछ जानना है मैम के बारे में और जैसे जैसे हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी हम मैम के जर्नी को और डिटेल में जानेंगे। सो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी पॉडकास्ट के अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। सो मैम अभी हम डायरेक्टली जाएंगे आपके चाइल्डहुड में। तो थोड़ा आपके चाइल्डहुड कैसे था, आपके बचपन कैसे था, फैमिली बैकग्राउंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा थोड़ा ब्रीफ करो ताकि हम एक पेस ले सके। ओवर टू यू मैम। या श्योर It's okay. या वेल चाइल्डहुड थोड़ा याद करने में टाइम लगता है क्योंकि काफी साल हो गए अब। या आई नो। अभी तो बुढ़ापे ज्यादा पास है। मेरा चाइल्डहुड ऑफ कोर्स सब लोग पूछते हैं कि तुम कहाँ से, और मैं चुप हो जाती हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आता है बिकॉज पूरा बचपन ही पूरा देश घूमते हुए निकला। माय फादर वाज इन इंडियन एयरफोर्स एंड आई वाज बोर्न इन दिल्ली, लेकिन फिर travel to different parts of the country. जैसे I grew up in Lucknow, Hyderabad, Bangalore, Delhi, sometime again. So a lot of different cities. And I must say बचपन काफी privileged था. I wouldn't deny that. क्योंकि डिफेंस में बड़े होना एक बहुत ही privilege की बात होती है। जहाँ पे you're surrounded by some of the finest men and women and some of the most people who you can respect and take pride in at the same time, and to learn from them, learn amongst them is something which is really enriches your life from all aspects. और इतना घूमते हो आप पूरी जिंदगी, वहाँ से भी हर जगह से थोड़ा थोड़ा कुछ सीखने को मिलता है, थोड़ा ऑब्जर्व करने को मिलता है, हर तरह की कल्चर देखने को मिलती है। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल चाइल्डहुड। आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स एक्सेप्ट यस आई डिड नॉट एंजॉय माय स्कूलिंग। मैं बहुत तंग करती थी अपने माँ बाप को। कोई इंसिडेंट वगैरह जो आपको याद है अभी, मतलब तो बहुत ही होंगे। बहुत बदमाश थी मैं, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। कोई भी पढ़ाई की किताब मतलब पढ़ाई की किताब भी एक्चुअली पढ़ती थी, जैसे ही नई स्कूल बुक्स आती थी सब पढ़ लेती थी, लेकिन उसके बाद छूती नहीं थी। तो मेरे माँ बाप बहुत परेशान रहते थे कि यार ये पढ़ाई नहीं करती है कभी भी जब पढ़ना होता है। तो और स्टोरी बुक्स का बहुत शौक था, हर तरह की स्टोरी बुक्स, नॉवेल सब पढ़ती थी। और कभी कभी तो कपड़ों में छुपा के ले जाती थी बाथरूम में ताकि माँ बाप डांटे नहीं। तो मेरे पापा हमेशा बोलते थे जीके की बुक पढ़ा करो, लेकिन मैं हमेशा कॉमिक्स पढ़ना चाहती थी। सो नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव से लेके सुपरमैन, एवरीथिंग एंड व्हाट नॉट। सो आई स्टिल व्हेन आई गो बैक टू इंडिया आई बाय कॉमिक्स, आई लव देम। अच्छा सही है। मतलब तो मैम आपके 10th के बारे में थोड़ा बताओ, मतलब कैसे आपके स्कूल में थे, मतलब टॉपर्स थे, एवरेज थे, या मतलब लेती थी। आई थिंक ग्रेड्स ठीक ही आ जाते थे, बट टॉपर एज सच नहीं थी। कभी कभी एक दो बार फर्स्ट रैंक आया था पहले क्लास में, 6th-7th में आ गया था गलती से। तो मेरे माँ बाप ने सोचा अरे ये तो फर्स्ट रैंकर है मेरी बेटी, लेकिन फिर उसके बाद नहीं आया कभी, तो काफी डिसअपॉइंटेड रहते थे। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा I was quite careless while growing up. I think that was a standard thing which all my teachers would say कि वैसे स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, लेकिन बहुत केयरलेस है, ध्यान नहीं देती है पढ़ाई में ज्यादा। तो वो हमेशा से कंप्लेन करती थी। I'm sorry, मैं किसी की इंस्पिरेशन नहीं हो सकती। No, it's fine. No, but हाँ, 10th was actually
फर्स्ट टाइम थोड़ा सा सीरियसली लेना चालू किया था, क्योंकि लगा था यार माँ बाप की नाक कट जाएगी अगर अभी भी जिंदगी ऐसी चलती रही। लेकिन और काफी सीरियसली पढ़ाई चालू कर दी थी। लेकिन आई थिंक बोर्ड एग्जाम आते आते फिर से बोर हो गई थी कि यार ये कोई मतलब होता है हमेशा पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो तब टीन्स टुडे के लेटेस्ट इश्यूज निकलते थे। उस जमाने में एक मैगजीन आती थी टीन्स टुडे, तो टीन्स टुडे का लेटेस्ट इशू आता है, चुपके से वो कहीं से पॉकेट मनी जोड़ जोड़ के खरीद के, क्योंकि पापा तो तब खरीद कर नहीं देंगे बोर्ड एग्जाम के, अच्छा अंदर चली जाती थी टीन्स टुडे। टीन्स टुडे पढ़ी जा रही है और वहाँ पे क्विज किए जा रहे हैं। बट थैंकफुली ज्यादा ना कटने से बच गई। आई स्कोर्ड प्रीटी डिसेंट इन फ्रॉम दोज स्टैंडर्ड्स, उस जमाने के स्टैंडर्ड्स। अभी तो सब लोगों को 90% मिलते हैं, मुझे थोड़ा डर लगता है सुन के। आई गॉट 84 point no I got 87% in my test, so it wasn't too bad actually. Oh nice. अच्छा तो 10th के बाद तो 11th और 12th तो उसमें आपने मतलब वही कॉलेज ज्वाइन किया या जो स्कूल था या चेंज किया? सीबीएसई कंटिन्यू किया, लेकिन पापा की फिर पोस्टिंग हो गई थी। तो आफ्टर 10th आई मूव टू, आई डिड माय 10th फ्रॉम बैंगलोर और 11th में हैदराबाद मूव करी थी, विच वॉज अगेन वेरी डिफरेंट कल्चरली, काफी कल्चरल चेंज था। वहाँ सब हिंदी में बात करते थे, बैंगलोर में सब इंग्लिश में बात करते थे, हैदराबाद में सब हिंदी में बात करते थे। हिंदी ऐसी थी जो मुझे नहीं समझ में आती थी। तो यू नो नक्को काफी ऐसे वर्ड्स यूज होते थे, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आते थे शुरू में। धीरे धीरे मैं भी बात करना चालू कर दी थी। लेकिन 11th 12th was actually a bit of a struggle because physics chemistry मुझे उतना मैं relate नहीं कर पाती थी। I was very good in maths. In fact like calculus मेरा favorite subject था। मैं बहुत enjoy करती थी calculus and I used to always score 100% in calculus. But physics chemistry मुझे लगता था मैं क्यों कर रही हूँ life में। and I know मुझे बहुत disappointed होंगे जो भी engineers हैं, लेकिन I think it was also a bit to do with you know just not being able to relate to those subjects. मुझे शुरू से ही कुछ creative करने का बहुत मन था, लेकिन उस जमाने में होता था ना, पापा मम्मी बोलते थे, अभी पता नहीं बोलते हैं कि नहीं, बट साइंस ही लेना है, साइंस नहीं लोगे तो नाक कट जाएगी। वो रहता था अभी। हाँ, तो फिजिक्स केमिस्ट्री कर लिया था, करना नहीं चाहती, और मेरे फादर बहुत डिसअपॉइंटेड थे उस बात को लेके, क्योंकि माय डैड वाज डूइंग हिज पीएचडी इन केमिस्ट्री व्हेन ही डिसाइडेड टू मूव टू इंडियन एयर फोर्स। और मैं जो मुझे केमिस्ट्री का प्लस माइनस कुछ नहीं आता था, समझ ही नहीं आता था, मतलब वो ऊपर से जाती। तो बट फिर भी किसी तरह से रगड़ के ठीक आ गए थे मार्क्स। But those two were the subjects which got my score down a bit in the overall 12th result. अच्छा। I think I got 84 point some percent overall. जहाँ बाकी सब्जेक्ट्स में 90s में मिले थे, बस इन दोनों में 75 मिले थे। अभी भी याद है। वाह। तो यही था। काफी इंस्पिरेशनल स्टोरी नहीं है। नहीं ठीक है, चलेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब आपने 10th और 12th 11th और 12th में आपने डिसाइड किया हो कि 12th के बाद क्या करना है, या कैसे हुआ? मतलब मैं एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मुझे उतना क्लैरिटी नहीं था कि मुझे क्या करना है। और काफी उस वक्त इंजीनियरिंग पे काफी जोर दिया जाता था, या ऑब्वियसली मेडिसिन। अब मेडिसिन तो मेरे बस का नहीं था, just because I knew that that's a subject which I wouldn't enjoy. I was very clear about what I wouldn't enjoy doing or which I wouldn't be good in doing. क्योंकि मुझे ना बैठ के रटना बहुत वो नहीं, मुझे नहीं लगता था। मुझे ऐसा कोई कुछ पढ़ना था जिसमें मैं ऐसे करके बैठ के कंटिन्यूसली नहीं पढूं। तो वो तो डॉक्टरी में सबने बोल दिया था कि भाई बहुत पढ़ना होता है, बहुत रटना होता है। मैंने कहा नहीं, ये मेरे से नहीं होगा, मुझे नहीं करना। But I used to enjoy computer science a lot and I used to enjoy mathematics a lot. तो पापा ने तो बोल दिया बेटी इंजीनियर ही बनेगी। गप्पा लगाया। तो कोई एप्टीट्यूड नहीं था। But so by then what happened is I gave my engineering exams. मैं creative field में जाना चाहती थी,
आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग आई डू फैशन डिजाइन, क्योंकि तब ड्राइंग वगैरह ठीक ठाक कर लेती थी एंड आई यूज्ड टू लाइक डिजाइनिंग स्टफ। तो लेकिन पापा ने कहा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अब तुम्हें इंजीनियरिंग करने से 16 साल का स्टडीज होगा, फिर जीआरई लिखने को मिलेगा, तुम यूएस जा पाओगी, तो इंजीनियरिंग तो भाई करना ही पड़ेगा, 16 ईयर स्टडी चाहिए। मैंने कहा ठीक। अच्छा। तो इंजीनियरिंग के एग्जाम में बैठी, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग आईटी, तो पापा ने बोला आईटी एग्जाम आईटी का तो जानबूझकर फॉर्म ही नहीं भरा था शायद। अरे या आई डोंट इवन रिमेम्बर, बट आईटी का फॉर्म ही नहीं भरा डर के मारे कि। अच्छा। फिर आंध्रा का एग्जाम दिया था, आंध्रा बोर्ड का इंजीनियरिंग का, आई थिंक इट वाज कॉल्ड एमसेट एट दैट टाइम। मेरा रैंक था 68,000। That's pretty bad. So my father said you'll drop a year and you'll prepare for IIT and all that. And सारे colleagues के बच्चे अच्छे पढ़ाई करते थे, अच्छा। हाँ इसीलिए। तो then I dropped a year. IIT के लिए preparation बहुत किया था, लेकिन खैर बहुत दूर की कहानी है, स्क्रीनिंग करके वो हो गया। एंड एमसेट का फिर से एग्जाम दिया। धीरे धीरे, मुझे अभी भी याद है, हम लोग बैठे थे मेरी स्टडी में और कंप्यूटर था पुराने स्टाइल का, वो डेस्कटॉप होता है, जब इंटरनेट वो धीरे धीरे आता था तो धीरे धीरे पेज लोड हो रहा है सामने। एंड मेरा रैंक आया 68,000 पिछले साल था, अब की बार 34,000। माय फादर वॉकड आउट ऑफ द रूम, माय मदर वाज लाइक ये क्या हो गया, एंड माय मेरा भाई हंसने लग गया, बोला और 4-5 साल तो आधा हो के इवेंचुअली यू विल गेट देयर। भाई तो होते ही है ना वैसे। तो एनीवेज, तो आई वाज लाइक यार ये क्या हो गया, अब क्या करेंगे। बट टू बी ऑनेस्ट आई गेव माय सीबीएसई, तब AIEEE पहला साल शुरू हुआ था, आई गेव माय एग्जाम एंड उसमें आई एक्चुअली बहुत सिंसियरली दिया था। वो पता नहीं क्यों लगा था कि अपना बोर्ड है तो अच्छी तरह देना है। I scored really well in that. So my aptitude and math score, because of that, I got a All India rank of 100. And, okay. In architecture, and I think engineering में 1600 या कुछ था. So I got engineering college admission. मुझे सत्यभामा में मिल गया था in Tamil Nadu, but then one of our relatives that evening they had come to our house, and I really thanked my stars that they came. They said देखो तुम्हारी बेटी का क्रिएटिव उस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है, इतना अच्छा रैंक मिला है ऑल इंडिया आर्किटेक्चर में, उसको टॉप कॉलेज मिल जाएगा, क्यों इतना सोच रहे हो, उसको जाने दो। And that's when my father decided that हाँ अगर that makes sense, so then I took admission in SPA New Delhi. I got through, and it was known as the topmost college at that time. And I think that's when my trajectory with the education changed. I really started to enjoy learning. क्योंकि तब SPA में, you know, the professors similar to IIT, जो professors आपको पढ़ाते हैं, उन लोगों ने ही books लिखी होती हैं. So their methodology बहुत different था. Like आपको open book methodology था. आप जो पढ़ रहे हो, पढ़ने के लिए आप जा रहे हो फील्ड में, आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीजें और उसके बाद आके यू नो डॉक्यूमेंट कर रहे हो उसको और देन अपना ऑब्जर्वेशंस बता रहे हो। ये नहीं कि यू नो कोई पढ़ के यहाँ पे छाप के चला गया और आप रट के फिर वापस बोल रहे हो। सो दैट वाज वेरी डिफरेंट एंड आई थिंक दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टू एंजॉय लर्निंग। और फिर खुद से डिजाइन करना, खुद से यू नो कमिंग अप विद कॉन्सेप्ट्स एंड देन पुटिंग इट बैक टुगेदर, दैट वाज समथिंग व्हिच आई रियली एंजॉयड throughout my graduation. SPA New Delhi, okay. And then graduation, post graduation was IIT Bombay. Finally IIT पहुंच गई। पापा बहुत खुश हुए थे। अच्छा, नहीं वो 5 साल जो थे SPA न्यू दिल्ली में, तो उधर की लर्निंग्स क्या थी आपको, मतलब अभी याद आई होगी तो आपको, तो मतलब अरे लर्निंग तो बहुत थी, काफी थी, लाइफ लर्निंग्स भी बहुत थी। हाँ वही थोड़ा। और एडवाइस क्या देना चाहते हो आपकी जो अभी पढ़ रहे, मतलब बीटेक वगैरह, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बीटेक टेन्योर? I think overall during undergraduation, the one advice which I would like to give is, I don't know if it's advice or not, but just from personal experience. I know उस उम्र में बहुत मुश्किल होता है गेज करना कि आपको क्या करना है लाइफ में। Correct. And that's okay. You don't have to be in a pressure to know what you want to do. You should not be.
but try to have an honest gauge of what you don't want to do. Yeah. At least अगर वो धीरे धीरे क्लियर होता रहे तो वो हटा दो अपनी लाइफ से, कोई जरूरत नहीं है. एंड फोकस ऑन थिंग्स व्हिच यू आर लाइकिंग टू डू, क्योंकि उससे क्या होगा, धीरे धीरे क्लैरिटी आ जाएगी इवेंचुअली और आपका फोकस मिल जाएगा. तो ट्राई टू एटलीस्ट यू नो थिंक, अच्छा अगर मुझे ये चीज पसंद है तो एटलीस्ट मैं ये नहीं करूंगा, ये 3 चीजें पसंद है तो कुछ इस एरिया में करता हूँ. सो दैट रियली हेल्प्स गेट सम फोकस. एंड ड्यूरिंग अंडरग्रेजुएट आई थिंक दैट्स द टाइम व्हेन यू कैन एक्सप्लोर अ लॉट and try experimenting. Education is a time जब आपके पास प्रोफेशनल प्रेशर नहीं होता है कि किसी काम को ऐसे ही करना है. College is the best time which gives you the freedom to try out any problem solving in any way you want, and I think we don't understand that opportunity at that stage. Correct. We should make use of that opportunity. We should push our boundaries at that stage, and instead of just looking at the book, हमेशा देखना चाहिए बाहर क्या हो रहा है. मेरी एजुकेशन से रिलेटेड, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड अभी बाहर क्या हो रहा है, लेटेस्ट क्या हो रहा है, और उसको अपनी लर्निंग में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. नॉट वेट फॉर योर प्रोफेसर और यू नो समबडी एल्स टू टेल यू अबाउट दैट कि नहीं सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं देखूंगा. वो गलती मत करो. योर यू नो लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम डे 1 एंड योर लर्निंग शुड नॉट बी लिमिटेड टू व्हाट्स इनसाइड योर बुक बट शुड बी एवरीवेयर. या सो नाइस एडवाइस. सो मैम उस टाइम पे आपको कभी ऐसा यूपीएससी वगैरह की एमबीए करना है IIM से वगैरह ऐसा कुछ मतलब यूपीएससी उतना एट दैट टाइम नहीं आया टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई थिंक माँ बाप, क्योंकि आपके पापा तो इंडियन एयरफोर्स में थे ना. हाँ बट इंडियन एयरफोर्स का ऑफकोर्स डिफरेंट क्राइटेरिया ही होता है सिलेक्शन का. मतलब गवर्नमेंट जॉब वगैरह. गवर्नमेंट जॉब नहीं, आई डोंट थिंक सो. कभी मन में वैसा आया नहीं. आई गेस वो कल्चर, हम लोग उस टाइम पे बड़े हुए थे जब MNCs वर कमिंग इनटू द कंट्री एंड यू नो इंडियन इकोनॉमी काफी शिफ्ट हुई थी उस वक्त. सो इनफैक्ट मैसिवली शिफ्ट हुआ था इंडियन इकोनॉमी एंड सडनली यू नो वी वर लाइक इंडिया वाज इन दिस ग्लोबल मैप एंड सर्विस इंडस्ट्री काफी एक्सपैंड हुई थी. When we graduated Infosys वगैरह तब you know they were already in the market and doing really well. In fact, by the time I finished my post graduation, lot of good global brands like Microsoft, Google, Facebook, all of them had set up their research centers in India. So it was a very different world. So government job के बारे में तो दिमाग में आया नहीं, to be very honest. And because I was in a creative field, तो कभी मालूम नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब में क्रिएटिविटी का कुछ है या नहीं. शायद अगर तब होता कुछ तो मेरे शायद अट्रैक्ट करता, बट कुछ था नहीं वैसा. और MBA IIM से MBA आई थिंक माँ बाप जरूर चाहते थे कि आइदर MBA या PhD कर ले. आई थिंक माई पेरेंट्स वर इन हार्ट, दे हैव ऑलवेज बीन academics, both of them. So, and I belong to a family where one side of my family is all doctors, like my grandparents, and the other side has been lawyers and judges. So, बहुत एक्सपेक्टेशन हमारी जनरेशन से. तो मेरे कजिन्स मुझे थैंक यू बोलते हैं कि मैंने पहले ही एक्सपेक्टेशन सेट कर दी शुरू में. बट नहीं, MBA तो नहीं. एक्चुअली मैंने बिकॉज 5 साल आर्किटेक्चर किया, 2 साल मास्टर्स किया डिजाइन में, तो I didn't want to study more. And MBA was one thing which I was not that inclined to, because again that time MBA मतलब Masters in Business Administration. It was hardcore business. And numbers was something which I was like, मुझसे कैलकुलस करा लो लेकिन मुझसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मत कराओ, स्टैटिस्टिक्स मत कराओ. अच्छा स्टैट नहीं. So like interest नहीं था, simple. Now I find them so fascinating. I love numbers now. I love data now. बट तब दिमाग में नहीं आया कि यू नो, आई थिंक ऑल्सो बिकॉज उस वक्त इतना एक्सपोजर नहीं था. जैसे अभी अगर आप किसी भी करियर के बारे में जानना चाहते हो, यू इमीडिएटली लुक इट अप. लाइक उस वक्त भी गूगल था, इंटरनेट था, बट इतना अवेयरनेस नहीं था अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स अनलेस यू वेंट आउट एंड लुक्ड फॉर इट. सो दिमाग में नहीं आया, ऑनेस्टली नहीं आया. और लोग MBA के लिए कैट देते रहते थे. मैंने कहा यार एक और एग्जाम नहीं देना है मुझे, मतलब सालों भर. आई वांट टू गिव समथिंग व्हिच आई लव डूइंग, सो व्हिच वाज डिसाइड. ओके, सो मैम कहाँ थे हम? यूपीएससी के, यूपीएससी और IIM MBA वगैरह. हाँ, सो IIM MBA आई गेस
उतना कभी दिमाग में आया नहीं। ऑल्सो बिकॉज आई थिंक तब तक काफी क्लैरिटी आ गई थी कि मैं क्या करना चाहती हूँ। वाइल आई वाज डूइंग आर्किटेक्चर काफी एंजॉय किया करना, और क्रिएटिवली ऑल्सो बहुत सेटिस्फाइंग था, और दिमाग काफी खुलता है। यू नो, यू व्हेन यू आर डूइंग आर्किटेक्चर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट आता है, तो उससे आई रियलाइज कि आई वांट टू डू प्योर डिजाइन, whether it's communication design or something like that, but something related but pure design. Architecture bhi, I could have stuck on to architecture for my masters, but I think one of the things which deterred me was मैं दिल्ली में पढ़ रही थी architecture, and it was a very interesting field in Delhi, but I was like कि मैं ये करना चाहती हूँ, you know, contractors वगैरह वहाँ काफी rough होते हैं. It's like maybe I don't want to do that. I don't want to deal with contractors on a day-to-day basis, and mainly I don't want to work in an architecture firm where I'm making stuff you know, which is taking years to complete. Maybe I didn't have that kind of patience. Let me be very honest. And I know there are my friends from batchmates and all who are brilliant architects now, so hats off to them. It's a wonderful profession. It takes a lot of hard work, and it takes a lot of mental strength to you know, realize your vision, because it takes years and patience. Yeah. So, and I knew very honestly that I didn't have that kind of patience. I wanted to get into pure design, which would give me quicker results. तो तब वो गेट सीट वो सब एग्जाम्स दिए थे. अगेन मेरी माँ, आप थोड़ा गेट और सीट के बारे में थोड़ा बताओ मैम, मतलब जो लोगों को एमटेस आईआईटी बॉम्बे से करना है तो थोड़ा. सो उस वक्त सीट के थ्रू था आईआईटी बॉम्बे में, और लेकिन मैंने तब गेट भी दिया था क्योंकि बाकी काफी सारे आईआईटीज का गेट से भी होता था. गेट में काफी तब हम लोग सब रूममेट्स मिलके एक साथ पढ़ाई करते थे, सब फ्रेंड्स वगैरह मिलके. तो तब काफी सीरियस हो गई थी, बिकॉज तब मैं पढ़ाई को अपना एंजॉय करने लगी थी और मुझे मालूम था कि मैं क्या करना चाहती हूँ, तो पढ़ना भी इजी हो गया था. तो जो पढ़ाई पहले बोझ लगती थी वो अभी नहीं लगती थी, बिकॉज यू नो एंजॉय करना सीख गए थे पढ़ाई को, और मजा आता था नई चीजें वो करने. तो गेट का भी काफी सीरियसली तैयारी किया था, और दैट वाज ऑब्वियसली इट वाज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग पीरियड, क्योंकि आर्किटेक्चर में भी हार्ड वर्क चल रहा था तब काफी. हम लोग की इंटर्नशिप भी चल रही थी आर्किटेक्चर की उस साल, और हम लोग को डिसर्टेशन भी लिखना होता था, व्हिच वाज अ ग्रुप प्रोजेक्ट. नो, दैट वाज एन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, सॉरी. एंड जो मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मिनी थीसिस इन अ डिसर्टेशन. सो वो भी लिखना पड़ता था, और साथ में गेट और सीट की भी तैयारी करते थे. लेकिन सब साथ में दोस्त भी होते थे तो इजी रहता था. तो पढ़ाई कर ली थी, बहुत चाय पी थी रात भर, और यू नो कैंटीन से चाय, हमारी पूरी रात कैंटीन चलती थी, वहाँ से चाय पीते थे और ऑमलेट खाते थे और पढ़ाई करते थे. बट दैट हैपेंड वेल बिकॉज गेट आई गॉट गुड रैंक, सीट ऑल्सो आई गॉट गुड रैंक. NID का भी एग्जाम दिया था, उसमें भी सिलेक्शन हो गया था, इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हो गया था, एंड आई गॉट अ सीट एज वेल. तो तब आई थिंक आई वाज हैप्पी दैट आई हैड द ऑप्शंस. दैट वाज, बट आई वाज आल्सो, तब तक सीट का रिजल्ट नहीं आया था. तो आई डोंट नो, थोड़ा पागलपन भी है शायद बचपन से, तो मैंने NID का एडमिशन रिजेक्ट कर दिया. क्योंकि मैंने देखी फीस was coming out to be over 7 lakhs at that time for 2 years. I know आज कल के ज़माने में उतना साउंड नहीं करता है, लेकिन तब तक I had decided that पोस्ट ग्रेजुएशन खुद से फंड करना है. मेरे पापा ने भी बोल दिया था कि वो परेशान हो गई थी कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ से, तो he had said that you know you fund your own post graduation. तो मुझे मालूम था कि लोन लेना पड़ेगा, और लोन के कोलैटरल तो पापा ही होंगे. तो I was like कि I don't want to take a loan which I spend my entire life paying back, or at least the prime years of my life paying back. So that was one of the reasons. But main thing was कि film and video, the course which I got through, I was like हाँ ये interesting बहुत है, but
उतना नहीं है जितना लाइक मैं चाहती हूँ. सो आई टेक अ रिस्क. मैं वेट करूंगी सीट का. तो सीट का तब तक इंटरव्यू नहीं हुआ था. रैंक आ गया था बट इंटरव्यू और टाइम प्रॉब्लम नहीं हुई थी तब तक. So seed had 3 stages. One was the normal common entrance test, which you get. After that, once you get a certain rank, फिर shortlist के बाद you get called for the interview and time problem, जिसके लिए IIT बॉम्बे आना पड़ता था और आप time problem करते थे. फिर next day उसके बाद इंटरव्यू होता था. तो नहीं हुआ था तो my parents were very worried कि यार ये लड़की क्या कर रही है. अच्छा खासा NID का सीट छोड़ दिया. सीट का तो सॉरी गेट का रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन अप्लाई नहीं किया. IIT दिल्ली में हो जाता उसको थ्रू. तो बट आई वाज एडमेंट. आई गेस आई वाज लाइक नहीं, मुझे जाना है तो IIT बॉम्बे जाना है. वहाँ पे बेस्ट डिजाइन होता है एंड कम्युनिकेशन डिजाइन होता है. सो आई केम और मुझे याद है मेरा तब पैर में चोट लग गई थी तो मैं वो लेके आई थी, क्रचेस पे आई थी. It was so funny. Like, you know, I became a spectacle. I think वो एग्जाम हॉल में क्रचेस लेके फिर टाइम प्रॉब्लम कर रही हो, खड़े होके करना पड़ रहा था वो. एंड देन फिर इंटरव्यू भी क्रच लेके गई. तो मेरी मम्मी ने तो बोल दिया तुझे पक्का ना सीट मिली है तेरे, वो उसके लिए दया खा के उन लोगों ने सीट दे दी. बट नहीं, इंटरव्यू गया, अच्छा गया. एंड दैट टाइम दे आस्क्ड मी डू यू वांट टू जॉइन इंटरेक्शन डिजाइन. एंड आई डिड नॉट नो व्हाट इंटरेक्शन डिजाइन इज. तो मैंने बोल दिया नहीं, मुझे कम्युनिकेशन डिजाइन ही चाहिए. They were like, are you sure? We see your aptitude and the way you're approaching problems. You will be better suited for the interaction design branch, जो कि relative है. तब मुझे तो समझ ही नहीं आई क्या बोल रहे interaction design. I was like, no sir, I want communication design. Please give me communication. तो उन्होंने कहा ठीक है, अब ये चाहती है ये. But luckily at that time, masters में, because you're doing masters and you're doing a very different way of studying. At that time, there was a choice that during communication design, you could do your projects in different, you could do an animation project, or you could do a interaction design project. You could do, pure print design or different types of communication design. So that actually exposed me to interaction design. And then I was like, oh my God, this is something which is me. This is something which I really enjoy doing, and this is exactly how I want to work for the rest of my life. So that was a big revelation for me, and I really thank my professors in IIT at that time. They were excellent guides and beautiful people also. The kind of nurturing I got there and the kind of environment that you get there, it's phenomenal. सब लोग बोलते हैं IIT क्यों नहीं अच्छा होगा, सब बेस्ट ऑफ बेस्ट लेते हैं, क्रीम लेते हैं. वो बात नहीं है. It's more about the kind of environment they create for you, for the students. The learning का जो attitude है वही different होता है. Experimentation का attitude different होता है. जिस तरह के लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, मतलब they are the best of the best and still such humble people who are so dedicated to the pursuit of knowledge. You learn in a very different way, and you learn to respect learning, and just enjoy learning like anything. So that really helped actually shape what I'm doing right now. Yeah. So मैम IIT बॉम्बे प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखती थी उस टाइम पे या? अरे बाप रे. हाँ. अच्छा, you mean for reason for going to IIT from a placement perspective? Yeah. नहीं, बिकॉज डिजाइन में तब उतना मुझे नॉलेज नहीं थी कि प्लेसमेंट क्या हो सकती है. टू बी ऑनेस्ट, आई वाज वेरी क्लियर दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. उसके बाद प्लेसमेंट क्या होगा वो देखा जाएगा. अच्छा. तो क्योंकि उस वक्त मार्केट वाज जस्ट ओपनिंग अप. सो सीट्स फॉर लाइक इन टर्म्स ऑफ व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉब प्रोफाइल्स, वो तब उतना सोचा भी नहीं. I was like, communication design करना है, फिर figure out करेंगे कि job कहाँ मिलेगा. But I was really hell-bent because I knew that this is what I would enjoy doing. तो मुझे लग रहा था कि enjoy करती हूँ तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा job. लेकिन obviously जब course करना चालू किया, and then when I started to enjoy interaction design, then I got to know, okay, you know what, this is something which Google is doing, Microsoft is doing, Samsung is doing, everybody is doing, not just small companies and agencies.
सो ऑफ कोर्स जब अनफॉर्चुनेटली हम लोग जब ग्रेजुएट किए और प्लेसमेंट हुआ तो वी ग्रेजुएटेड एट द पीक ऑफ रिसेशन, तो बहुत कम प्लेसमेंट कंपनीज आई थी और इट वाज क्वाइट हार्ड फॉर माय एंटायर बैच। ओके ओके। सो मैम, कैंपस में आपने कुछ क्लब्स वगैरह, पीओआरस कुछ लिया था, मतलब एकेडमिक्स के अलावा चीजें कुछ किया था क्या? हम लोग मास्टर्स ऑफ डिजाइन के स्टूडेंट्स थे, सो क्या होता था कि कुछ भी वो फेस्ट वगैरह होता था, सब कुछ ना डिजाइन का काम ऑटोमेटिकली हम लोग के पास आ जाता था। पोस्टर डिजाइन हुआ, फिर कुछ और ये कैंपेन डिजाइन्स हुए, ये सब बहुत कुछ होता था। एंड वी यूज्ड टू इंटरेक्ट विद एसजेएम सोम के स्टूडेंट्स काफी, बिकॉज दैट वाज द एमबीए कॉलेज ऑफ आईआईटी बॉम्बे। तो उन लोग के एमबीए के काफी सारे होते थे प्रोजेक्ट्स जिसमें कैंपेन डिजाइन के लिए वो लोग हम लोगों के साथ कोलैबोरेट करते थे। इनफैक्ट कुछ लोग तो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बन गए, अभी भी उनसे अभी रिसेंटली इंडिया गई थी तो उन लोगों से मिलकर भी आई एक दो से। तो अच्छा, दैट वे आई यूज्ड टू कोलैबोरेट अ लॉट। एक्टिव क्लब्स मुझे याद नहीं आ रहा है, एक दो तो ज्वाइन किए थे, मैं बिल्कुल भूल गई। मतलब पार्टिसिपेट करती थी उस टाइम पे, मतलब पार्टिसिपेशन था? हाँ, पार्टिसिपेशन इधर उधर सब जगह, वो तो बचपन से ही था, हर जगह में हाथ उठाना है। That was always. अच्छा, तो उस टाइम पे मतलब ठीक है, आईआईटी बॉम्बे में तो पढ़ाई तो चालू थी, तो उस टाइम पे पीएचडी वगैरह, जैसे कि बाकी के लोग भी पीएचडी करते थे कैंपस में, तो ऐसा कुछ दिमाग में आया क्या, हाँ यार पीएचडी भी अच्छा रहेगा? सब मेरे नहीं आए, मेरे माँ बाप के बहुत आया। अच्छा, कैंपस में आया था एक साथ अभी पढ़ाई कर रही हो तो पीएचडी भी खत्म कर लो, क्योंकि उसके बाद पढ़ने का मन नहीं करेगा। they were really keen that I do PhD, but I was like कि मैं किस लिए PhD करूँ? There's not I think by then clarity had set in for me really well. By then I was very clear on what I don't want to do. So I was like, I don't want to do PhD for the sake of doing PhD. और मैंने इतनी पढ़ाई ऑलरेडी कर ली थी, 5 साल आर्किटेक्चर, 2 साल मास्टर्स, 7 साल ऑलरेडी पढ़ चुके थे। आई वाज डाइंग टू गेट इनटू द फील्ड। आई वाज लाइक फील्ड में घुसूंगी, फिर शायद मुझे आइडिया है कि किसी चीज में अगर मुझे हार्डकोर रिसर्च करना है फिर मैं पीएचडी करूंगी। उससे पहले मैं जस्ट फॉर गेटिंग द पीएचडी लेबल, I don't want to spend more years of my life just studying when I don't even know what I want to study. So I was like, नहीं, PhD अभी नहीं करना है, अगर करूंगी तो बाद में देखूंगी। So then I went into the field. Okay. क्लियरिटी थी मतलब उस टाइम पे। So मैं क्लियरिटी थी कि क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है। So ठीक है। So मैम, अभी जो कॉलेज में कैंपस में भी लोग पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस हो गया, मतलब? I guess, as I said, when you're studying, don't limit yourself to the book that you're studying, but आसपास देखो, आंखें खुली रखो, savor the life in campus, because you will never experience this again. Being able to participate in so many things, trying out so many different things, being able to experiment without any fear of things going wrong, or you losing your job, or you losing your ability to pay your bills. That is a position of privilege. आप कॉलेज और कैंपस में जब पढ़ रहे होते हो, the only thing you have to worry about is your fee, your college fee. But as long as that's taken care of, you can experiment with everything. You can keep your mind open, start absorbing as much as you can, and I would say continue to look out. I have seen some of the most brilliant people start looking at conferences outside, writing for submitting papers and all of that. Sometimes it's expensive to travel out and all that, so see what's there happening outside your campus in the city itself. Go for meetups, keep an open mind, and just keep developing your soft skills also along with your your core skills. क्योंकि core skills तो आप पढ़ के develop करते हो, लेकिन soft skills you develop by interacting during different college activities. उससे कॉन्फिडेंस बहुत आता है, दूसरे लोगों से बात करने से कॉन्फिडेंस आता है। काफी कॉलेजेस में आजकल टोस्ट मास्टर्स वगैरह भी हो रहा है, which I feel is very important, especially with I have seen like with Indian students, हम लोगों को
लाइक वो कॉन्फिडेंस शुरू में नहीं होता है कई बार बात करने का, या कैसे बात करें या आर्टिकुलेट कैसे करें अच्छी तरह से, इस चीज को प्रोफेशनल सेटिंग में कैसे करके आर्टिकुलेट करना चाहिए. सो डूइंग लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स आउटसाइड ऑफ योर रेगुलर स्टडी आल्सो हेल्प्स अ लॉट. या नाइस. तो अभी जैसे कि उस टाइम पे तो 2 साल आप कैंपस में थे, तो उस टाइम आपके दिमाग में थॉट्स आए थे कि मैं एक दिन फाउंडर वगैरह बनूंगी कंपनी की, कुछ ऐसे मतलब करियर प्लान्स क्या थे, मतलब ये करना है मुझे आगे, ऐसा कुछ थॉट क्लैरिटी था क्या? मतलब I think founder से ज़्यादा I really always wanted to work for some really good company. उस वक्त ये था, उस वक्त. And founder actually मेरे दिमाग में नहीं आया था. In fact, for the longest of time, until like a couple of years ago, I was always thinking कि नहीं, I'm very happy with a 9 to 5 job. I enjoy doing it. I enjoy, working through the corporate, corporate complexities. And I really enjoyed that. So that was always there कि हाँ, किसी अच्छे कंपनी में काम करना है, इंटरेस्टिंग काम करना है, बट फाउंडर बनूंगी ये कभी नहीं सोचा था till like maybe 2 years ago. अच्छा, मतलब करियर प्लान्स थे, मतलब ऐसे से करना है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि फाउंडर बनना ही है, ऐसा कुछ. हाँ, खुद की कंपनी वगैरह वो कभी सोचा नहीं था. because I think in order to be a founder you need to have an idea first कि किस चीज में फाउंडर. करेक्ट. And I think that's important. If you become, जैसे आप PhD you can't do for the sake of doing a PhD, because then you won't ever do a good PhD. Yeah. Versus you want to be a founder just for the sake of being a founder, then you'll just end up burning a lot of money and not really doing anything. So being a founder is when you really want to do something different. You have a clear idea कि क्या करना है. Clear idea. And then taking a leap is much more useful. Yeah. तो चलो, मतलब IIT की जर्नी तो हो गई, अभी पोस्ट IIT थोड़ा जानते हैं. तो पहली जॉब क्या थी, ये प्रोफाइल क्या थी आपकी? मैं नाम नहीं बताऊंगी इसका. नहीं, so we graduated during the session as I had mentioned. So I'm thankful that the company had come for recruitment and we got through also. It was an interesting company, but I think towards the end they wanted web designers. So which is okay, but then I was designing websites for some very interesting, let's just keep it at interesting people. So I was like, ये मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ ये? कि जिस तरह से मैंने पढ़ाई की थी, लाइक जिस प्रोसेस को मुझे अडॉप्ट करना था, जिस टाइप के प्रोडक्ट्स मैं सोच रही थी बनाऊंगी, वो नहीं कर रही. बट ठीक है, दिस वाज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर फर्स्ट 4 months. उन लोगों ने एक सैलरी प्रॉमिस की थी, जो सैलरी भी नहीं मिल रही थी. फ्री में काम कर रहे थे हम लोग पहले 4 महीने. तो फिर मैंने कहा, then I was like, this is not going well and I'm not enjoying the work, so I kept looking out. And I'm very lucky that time one of my friends who was working in Mindtree Wireless, she called me and she's like, there's a position here, to apply करके देख अगर तेरा हो गया तो मैं गई. मेरे मैनेजर, उस वक्त जो मैनेजर थे दीपक सैनी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया एंड पता नहीं उन्हें क्या पसंद आया. मैं भी सोचती हूँ कि क्या रिस्क लिया उन्होंने, बट उन्होंने बोल दिया हाँ ठीक है. ऑफर लेटर उसी दिन शाम को दे दिया एंड literally like within the next week I had joined that company. So I didn't have much of a notice period क्योंकि वो लोग सैलरी तो दे ही नहीं रहे थे, तो 1 हफ्ते का नोटिस काफी था. So और फिर I joined Mindtree Wireless, where it was a phenomenal learning experience. Like the team was great. It was we were actually working on actual white labeled smartphone. So and it like the company at the end, towards the end, shelved the idea of producing that smartphone, but that entire journey of building a product and the entire experience of a product was amazing. The kind of learning we got, the kind of work we were doing, and the kind of team that he had built at that time, and the kind of learning I got, it was amazing. उसके बाद फिर वो कंपनी, because they shut down the
the white labeled phone. So then they started to absorb the design team into Mindtree. Some of them were let go of as well. And but during that time, I got a really good offer from Nokia. So Nokia India. So Nokia India was doing some amazing work at that time. So I joined that team, and that was again a very interesting project where we were essentially creating consumable content for 4 to 5 countries: China, Nigeria, India, and Indonesia. And through feature phones. Feature phones are like जो पुराने कीपैड वाले मोबाइल फोन्स होते थे. अच्छा. नॉट स्मार्टफोन्स. बट उसमें जिस तरह का जो रिसर्च करने को मिली, going into villages in Indonesia and India also, and doing that research and looking at customer behaviors and how people interact with technology, it was very, very interesting and very good learning experience. And that also essentially taught me how to work with a global company. That was my first truly global, where I was talking to half the team, which was out of London as well. Nice. Yeah, it was quite nice. Wow. Nice. So मैं और एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो आपका जो ट्रांजिशन था फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, वो कब हुआ और क्यों हुआ, मतलब? So मैं जब Mindtree में थी उसी वक्त I got married to my husband. My husband is somebody who I've known all my life, like since grade 7. We were very good friends, and then when we got married, that time we both were in India. He was also working here, but then he got sent to Australia for a short-term project. तो तब मैं नोकिया में काम कर रही थी. फिर उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा कंपनी ने रखना चाहा. तो तब he called me and asked me कि हाँ ना, मेरा पहला क्वेश्चन था मुझे काम करने देंगे वहाँ, वीजा का रेस्ट्रिक्शन तो नहीं होगा. तो he said नहीं, ऑस्ट्रेलिया allows for spouse to get on a work visa. So it's like okay, ठीक है. मैंने ये देश कभी देखा नहीं है, हमेशा से देखना चाहा है. ऑस्ट्रेलिया sounds like a beautiful country. I've always wanted to see it. So let's do it. So I came here and we thought that we'll stay here for about a couple of years, जैसे हर कोई सोचता है. लेकिन अभी कितने हो गए? I think 13 साल हो गए already यहाँ पे. We left States, and the transition was very interesting because I came here at a time where UX design and interaction design was relatively new as a profession over here. यहाँ पे उस वक्त कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं थी जो इसे as a tertiary degree offer कर, as far as my knowledge was. So I was one of those few people who had a tertiary degree in UX and interaction design, which was really good, which worked in my favor. And the market was small, so to get recognition in the market and to get recognition for the skills I brought to the table was not that hard. So that way it was really good. It worked very well for me. But yes, it was a good learning curve also, because India में जिस तरह से आप approach करते हो design was very different from Australia. In the way the process of designing and the process of refining. Like India में क्या होता था कि आप जब अपनी टीम के साथ डिस्कस कर रहे हो डिजाइन, आप ड्राफ्ट्स तैयार कर, and you don't have to worry about the quality of the draft. You prepare a rough draft, you discuss, you brainstorm on it, and then you move to the next stage and so on. You're not worrying about the finished product and how that looks to the very end. Whereas over here, the work culture was very different. The work culture was like every time you are doing, it needs to look like a finished product almost, or at least it needs to look good enough that you can show it to anybody. And that was a massive cultural change, to be honest. And I got that feedback with my first job over here. मेरे मैनेजर ने बोला कि तुम्हारी थिंकिंग तो है, लेकिन जब when you put it on paper, it doesn't look that great. Correct. It shows your inexperience, and that hurt me, of course, but that also I'm really appreciative that he gave me that feedback.
Because then from the next time onwards, I knew what to improve. And, I made sure that that doesn't happen again. And I think that is one thing which I tell anybody who's new over here and who's trying to make their presence in the field. Because when I look at their portfolios, I can see the same thing which I did. That attention to detail often we miss, because we are worrying about the mechanics of things and we are worrying about the end product. Sometimes in the process, we don't think that, even that process needs to be depicted in a nice enough manner so that your stakeholder can, adopt it. नाइस, परफेक्ट. सो अभी एक सवाल है पोस्ट IIT बॉम्बे का फाउंडर तक. अभी जो आप फाउंडर हो, तो आपका ये डे कैसा टिपिकल रहता है? कि चैलेंजिंग रहता है, एंजॉय कर रहे हैं, मतलब कैसे, मतलब थोड़ा जाना, क्योंकि जो लोगों को फाउंडर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उनके दिमाग में सवाल रहता है कि फाउंडर लोगों की लाइफ कैसी रहती है? इजी नहीं रहती है. There are goods and bads. Not bad, I would say goods and challenges to it. I'll talk about the goods first. I think good में ये है कि भाई at the end of the day आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो. It's your baby. So, no matter how much your baby cries or screams or anything, it's your baby. Baby, yeah. You can never hate it. Which is true. Like, you will never hate doing what you're doing as a founder. Yes, it will sometimes be challenging. It will be like, यार मैंने क्या कर डाला, मैंने क्यों इसमें हाथ डाला. It's so scary. But at the same time, जब कुछ सक्सेस मिलती है, जो रिवॉर्डिंग फीलिंग आती है, जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, it is way beyond the number of dollars you put in your thing. आप शायद compared to what you were earning in corporate, you would probably have just like one tiny fraction of it in your purse for the first few months. But that itself, like, इतना खुशी लगेगा कि अगर आपने $1,000 की जगह अगर $5 भी पर्स में खुद के आए ना, वो अलग फीलिंग होती है. So that way it is very rewarding. But yes, a day in the life, it is full of challenges. From, in the sense, like, depending on the kind of person you have been, the kind of work that you've done. For me, one of the biggest challenges was I can't sell, or I couldn't sell. So क्योंकि हमेशा corporate job में design is a role where the sales team will do the selling and then they will bring the project to you. So you're not actually doing the actual sale, which is a very key skill to have as a founder. So I had to learn that from scratch. So, and I'm still very nervous when it comes to making a sale. I'm learning it, but no, I'm not nervous, but rather I don't feel comfortable in my skin. Hamesha. So it's like a facade that I have to put on to make the final sale. And but now I've realized that I'm not trying to make a sale. I think वो mindset निकालना पड़ता है. It's more like I'm trying to solve a problem for my customer. So that is a very important mindset to adopt. And they are not paying you for a service. They're paying you for your expertise first. And they're paying you because they respect the value that you're bringing to the table. Yes. I think that is one key mindset which we need to have as an entrepreneur. We should forget that, कि आप की हुजूरी कर रहे हो किसी. तो वो एक mindset shift होता है, and that is something which I have to, get into every morning before starting the work. And then the other thing I do is firstly take a stock of what all needs to be done. I generally try to do it the previous night. I just try to remind myself कि ये meeting है, ये सब है. But more than that, it is also planning out what is going to be, because as an entrepreneur, you're not just managing your own business, core business. You're also managing the marketing of the business, the finances of the business, the day-to-day running and operations of the business. So it is okay to get help in that also if you've got the right kind of people to help you, your network. So those are some things that I rely on. I have an operations manager who keeps us, really true to our purpose, which is good. Then I've got finance advisors in my team who help with the financial aspect of things, because I know that I'm not that good at finance. And also it's that
planning of your time, which is very important in entrepreneurship. Firstly, being very honest with yourself and knowing that, okay, if I'm being an entrepreneur, what is the reason why I'm being an entrepreneur for? Do I want to give 110% of my time to my business, or do I want to maybe take out 20% of my time or 30% of my time for my family also, or even 50% of my time for my family? So it's a balance, and there's no right or wrong answer. You can be an entrepreneur 20% of your time, and rest 80% you can give to your family as well. But have an honest identification of it, or rather acknowledgement of it to yourself, and then do that. So like, I'm very clear that yes, I'm doing my own business, but I have a son and I have a family. I love spending time with my family, and not just for the sake of my satisfaction, but also because my family needs me. So I want to take out that time for my family. I also want to take out time for my friends whenever I can, so that I'm being fulfilled mentally also. And I'm there for them the way they have been there for me always. Just because मैं entrepreneur बन गई या मैं अपना business launch किया, मतलब ये नहीं कि मैं सबसे switch off हो जाऊंगी और बोलूंगी दुनिया जाए भाड़ में, और मैं तो entrepreneur हूँ, मैं अपने business का ही देखने वाली हूँ. I think that's a very isolatory view that to have. It's very important that you continue to nurture your village, because your village is the one that will be with you whether you succeed or fail as an entrepreneur. I think so. It's very important to take out some time to nurture that village also, and be there for them the way they are there for you. And then, in terms of hardcore work, taking out chunks of time. So chunks of time for your marketing activities, then chunk of time to do hardcore work where you can just focus, and chunk of time to really do that business building and that business operations side of it. Okay. And where you can get help. Like aajkal, though, there are so many AI tools and AI agents which you can put together to do some of the mundane things that you need not focus on. You can just do that. I have got couple of people who help me, but also some tools which help me carry out certain things which I don't want to focus, keep all of my time in doing, which is not my core skill also. So that I can take out actual time to do it. And what about hobbies, ma'am? Or any hobbies that you are pursuing? मेरा पति बोलता है मेरी हॉबी है ज्ञान बांटना. ज्ञान बांटना. So hobbies, I think one thing is my husband makes films, so just short films. I love supporting him for that. In the sense, thoda bahut production ke kaam mein help karna and all that, and managing that. I do a podcast called Cask and Convos, where essentially discuss about technology stories. So, I love that podcast. मुझे अच्छा लगता है लोगों को, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं वैसे बात करना, और लोगों का just understanding where they are coming from, what their stories are. And I love to paint furniture. Weird one, but मुझे बहुत therapeutic लगता है फर्नीचर पेंट करना और खाना बनाना. फर्नीचर पेंट करना थोड़ा कम करती हूँ आजकल, क्योंकि फिर पूरा घर तहस नहस हो जाता है. लेकिन खाना बनाना है something also which, or rather not खाना बनाना, but more like feeding people. So हमारे घर में हर वीकेंड में एटलीस्ट एक दिन तो ऐसा होता ही है जब घर में एटलीस्ट 9-10 लोग तो होंगे. तो every third or fourth day there is somebody or the other in the house, and we are eating together. Just because we love doing that together. So that is also one of my hobbies, I guess. But yeah, I just love doing these weird chota mota things to keep myself happy. And reading, of course, anytime. अच्छा. तो चलो मैम, अभी रैपिड फायर राउंड खेलते हैं थोड़ा सा. Okay. हाँ. One word that defines your journey. Phenomenal. Okay. So IIT in one. But it's been fun, and that's why I call it phenomenal.
Okay. Next question is IIT in one sentence. In one sentence. In one sentence. Okay, right, rapid fire. The best place that I could be. I could get education. Okay. Then third question is startup or stable job? What excites you more? Startup. Okay. One decision you are proud of? One decision would be, I think, to know what I could say no to. Okay. So I think, yeah. So like, and stick by it, essentially. Coffee or chai? Chai. Okay. A book that changed your mindset? Oh, okay. This is going to be interesting. In terms of, you're going to laugh. Actually. So, okay, I'll tell first. One book in terms of professional mindset, which really changed my mindset, was value-based pricing. Sorry, value-based fee. Value-based fee really changed my mindset, and I would highly recommend that to anybody who is becoming an entrepreneur, especially in consulting. It's a very valuable book. The second one is Harry Potter. Me and my son were very big fans of that book ever since I was a kid. I think the reason why I say that it changed my mindset is because it allows you to. I was surprised by the amount of imagination that is there in those books, and that made me realize somehow that imagination can be such a beautiful thing. Creation can be such a thing. Yeah. So, and I think that's the thing that you shouldn't be afraid of pushing your boundaries while imagining things and experimenting. Next question is your biggest aha moment? I get it every second day during my work. I think my biggest aha moment was मैं ये भी कर सकती हूँ because I never thought that I'll be an entrepreneur. Oh, okay. If not founder, then what would you be doing? If not founder, yeah. I think I would continue to be a mentor and an advisor. I love doing that. Okay. ज्ञान बांटने का. अच्छा. Next question is fail fast or play safe? Fail fast. Always. Okay. Okay. Instagram or LinkedIn? LinkedIn. लेकिन आजकल LinkedIn पे इंस्टा ही लगता है. Last question. Your inspiration as person? Inspiration has to be, I think, two people, my mom and dad. Okay. I think one thing they've taught me always is never say no to somebody who needs help. And I think that has been the philosophy in our family. That has been my philosophy as a result. And I can't believe the number of doors that have opened just because previously I hadn't said no to anything who needed help. Okay. So that's it, ma'am. Thank you so much. So friends, ये पॉडकास्ट यही खत्म हो रहा है. मैंने तो बहुत एंजॉय किया है पॉडकास्ट. आपको कैसे लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए. सो थैंक यू वेरी मच मैम फॉर ज्वाइनिंग पॉडकास्ट. सो गाइस सब्सक्राइब करो चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा फॉर अपकमिंग पॉडकास्ट. सो आई एम योर होस्ट धनंजय खरात साइनिंग फॉर नाउ. कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग एंड कीप ग्रोविंग. जय हिंद. थैंक यू. Thank you. Jai. Thank you. Bye bye.